चलो भाई, एथिक्स का करेंगे हम। टेस्ट नंबर 5। टॉपिक रहेंगे आपके एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ फॉर सिविल सर्विसेज। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। ये एक थीम है। दो तीन ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पे इंटीग्रिटी और नॉलेज को गया है कि एक और कोट थी वारन बफे की कि नॉलेज है, एनर्जी है, सब कुछ है, पर अगर इंटीग्रिटी नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो ऐसे ये एक थीम है इंटीग्रिटी और नॉलेज का जो है ना। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार उसका, तो दो तीन क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। What do you understand by this statement? Explain your stand with illustration from modern day context. एथिक्स में सारे क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे, आपके 7 मिनट्स के रहेंगे। 10 मार्क्स 7 मिनट। ये जो थीम है ये बात कर रही है दोनों की जरूरत है ना। तो इंटीग्रेशन इंटरडिपेंडेंस है इस चीज की, आपकी मॉरल कैरेक्टर की, जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, चाहे वर्चुअल जो वर्चुअल एथिक्स होंगे सारी वैल्यूज डाल देना उनकी। और जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है आपकी, चाहे आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, चाहे आपको डोमेन नॉलेज है ना, चाहे आपको इंटेलेक्चुअल जो भी नॉलेज है, वो इन दोनों की इसकी बात कर रहा है इंटरडिपेंडेंस। तो ये वर्ड यूज करना है, इंटरडिपेंडेंट दोनों जरूरी है। फिर आप इसको इलस्ट्रेट करोगे। मैंने मॉडल आंसर में दे रखे हैं एग्जाम्पल सारे, बस आइडिया बता रहा हूँ कैसे हम इसको अप्रोच करना था। तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो या फिर लिख भी सकते हो कि ऐसे पर्सन जो इंटीग्रिटी जिसमें है और जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसका फिर क्या रिजल्ट होएगा। अब उसकी वैल्यू सारी हाई है, आइडियलिज्म, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं ऐसे कुछ नहीं करता, पर उसका स्किल ही नहीं है, तो क्या होगा, जो विजन है वो एक्शन में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाएगा या इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, हेल्पलेस आइडियलिज्म बन के रह जाएगा। और इट ही और शी विल लैक पावर, ठीक है, उसको टू ट्रांसलेट वैल्यूज इनटू एक्शन। तो उसके पास वो पावर ही होगी जो वैल्यूज को एक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में चाहिए स्किल उसको ट्रांसलेट करे, वो है ही नहीं उसके पास या कम है, तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। फिर इसके आप एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, वो आप देख लेना कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा केस देखो, ऐसा पर्सन या ऐसा ऑफिसर जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है पर उसके पास नॉलेज बहुत है, स्किलफुल बहुत है वो, है ना। तो डिस्ट्रक्शन कर रहा है वो, न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। ठीक है, ओसामा बिन लादेन का एग्जांपल, उसमें काफी ठीक है नॉलेज थी पर इंटीग्रिटी लैक कर रहे थे। तो डिस्ट्रक्टिव मिसयूज होगा उसका स्किल का। मैन्युपुलेटिव, वो क्या करेगा, मैन्युपुलेट करेगा अपनी स्किल्स को और इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी को क्या होगा, हार्म होगा। फिर उसके आप एग्जाम्पल दोगे, मतलब इतना क्लैरिटी से आपको होना चाहिए दिमाग में। फिर दूसरा जो हम ये क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है कि दोनों का जरूरत है, एक्सप्लेन योर स्टैंड विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग मॉडर्न डे में आप एग्जांपल दोगे। मैंने सत्यम स्कैम का दिया है, कैम्ब्रिज एनालिटिकल केस का दिया है, ठीक है, और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स का दिया है, पॉलिटिशियन का दिया है, जहां पे उनके पास आइडियलिज्म तो काफी था, वैल्यूज थी पर स्किल नहीं थी, तो वो भी ट्रांसलेट नहीं हो पाता। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए। फिर थर्ड लेवल पे जाएंगे हम, आइडियल लीडरशिप पे, जहां पे दोनों की रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रिटी की भी और नॉलेज की। वो एक आइडियल लीडरशिप होगी जहां पे आप एग्जाम्पल अगेन आपके चाहे टी एन शशीनन हो, नेल्सन मंडेला हो, श्रीधरन हो, वो स्किलफुल भी थे और इंटीग्रिटी भी थी उनके पास, तब जाके वो चीज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, तब जाके हमारे डिजायर्ड आउटकम हुए, तब जाके गवर्नमेंट में ट्रस्ट भरा, तब जाके पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर पाए। वो सारी बातें लिखनी है। ठीक है, तो ये सब आइडियल लीडरशिप, इनके एग्जांपल देख के फिर आप बताओगे या तो वो डायग्राम या फिर ये, क्योंकि एक ही डायग्राम बनेगा, बाकी इलस्ट्रेशन भी देनी है, कभी ये कर लेना कभी वो यूज कर लेना। तो ये एक बहुत बेसिक, जब क्लास करते हैं सबने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में कराते हैं हाई वैल्यू और स्किल्स का। ये तो स्किल्स की तरफ हो गया पैरामीटर, और ये वैल्यूज का। किसी के पास वैल्यूज भी है और स्किल्स भी है, तो हाई वैल्यू हाई स्किल, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। और यहाँ पे तुम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो साथ साथ। फिर वैल्यूज आ गई अब लो में, नीचे वाली स्किल हाई है पर वैल्यू लो है, स्किल हाई है, तो वर्स्ट होगा, वो सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, फिर ऐसा जिसमें स्किल्स कम है पर वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो स्किल्स कैन बी इम्प्रूव, तो ही कैन और शी कैन बी इम्प्रूव्ड। फिर ऐसा है जो स्किल भी नहीं है और वैल्यूज भी नहीं है, फिर वो कोई काम का नहीं हो, तो ठीक है ना, डज नॉट मैटर मच। तो इस तरीके से ये एक डायग्राम बन जाएगा आपका, है ना। फिर लास्ट में जो आपका कंक्लूजन होना था वो इस बेसिस पे होना था कि भाई इंटीग्रिटी जो होती है ना, वो डायरेक्शन देती है कि ऐसे जाना है, ऐसे करना है। मोरल कंपास आपका सेट करती है ना। कॉन्साइंस आपको डिलेमा रिजोल्व करने में हेल्प करते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी आपको डायरेक्शन देती है और नॉलेज आपको पावर देती है ना, क्योंकि एक्शन तो नॉलेज ही करवाएगी आपको, नॉलेज पावर देगी, इंटीग्रिटी किस डायरेक्शन में जाना है वो इंटीग्रिटी डायरेक्शन देगी। तब जाके आप एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर पाओगे, तब जाके आप सोसाइटी का वेलफेयर कर पाओगे। इसको कंक्लूड करना था कि दोनों की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप ये कहते हो कि दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो आप बताओ कि भाई पहली वाली चीज ये करेगी, दूसरी वाली ये चीज। मोस्टली हम भी करते हैं बहुत सारे रिक्वायर्ड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट,
और उसमें अगर आपने बता दिया कि भाई मैंने बता दिया ना इंटीग्रिटी डायरेक्शन देगी और नॉलेज पावर देगी, तो आपने उसको क्वालिफाई कर दिया, अगेन वो हायर लेवल ऑफ एनालिसिस होती, ये करना है अपने को, ठीक है। तो इस पूरे में मैंने बस कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको याद भी रह जाएंगे वो चीजें, अगर मैं पूरा करता तो उतना याद नहीं रहता, तो हमें लिमिटेड सा पढ़ना है, उसको यूज करना ना चाहिए, तो एग्जामिनर को लग जाएगा हाँ भाई 10 नंबर में 7-8 कीवर्ड लिख दिए, इसने काम हो गया हमारा, एग्जाम्पल और डालते हो ठीक हो जाएगा आंसर। इस तरीके से एथिक्स के आंसर फ्रेम करने हैं अपने को। एथिक्स से जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हम लिखें, बस लिमिटेड कीवर्ड, 3-4 एग्जाम्पल, इतने 2 पेज ही आने वहां पे, 3 तो आएंगे भी नहीं, तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि केस स्टडी के लिए टाइम बचाना है, लेंथी पेपर होता है ना बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है इसमें। चलो, one of the test of integrity is complete refusal to be compromised. Explain with reference to real life examples. वैसे आप खुद भी देखो, जैसे हम ऐसी कॉपी देख रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो एक ठीक लग रही है कॉपी ना देखने में, मेरे को ऐसे देखने में लग रहा है कि हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी से कर रहे हैं, रैंडम नहीं। अब पढ़ोगे तुम लगेगा सारे वैल्यूज हैं, तुम खुद ही सोचो तुम्हारी कॉपी अगर ऐसी रहेगी जहाँ पे तुमने लिखा भी है, एक साइड में डायग्राम बना दिया, फिर कुछ कर दिया, फिर एक डायग्राम से और बना दिया, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो तुम्हारी कॉपी एक अच्छी रहेगी, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम लगभग सभी बनाएंगे, ये मैंने एक एडवांस बनाया, ये लगभग नहीं बनाते, तो आप ये बना सकते हो। अब देखो इंटीग्रिटी पहला क्या है, चूजिंग राइट एक्शन कंसिस्टेंटली, पहली बात तो ये आ गई, ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ है नॉन निगोशिएबल है, कंप्लीट रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज, तो कंसिस्टेंटली वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन के रिलेटेड इंट्रोडक्शन वही वर्ड्स आने चाहिए आपके, तब अप्रोप्रिएट होएगा आपका, तो एक कंसिस्टेंट इवन अंडर द प्रेशर। और दूसरा क्या है कि इट इज मेजर्ड नॉट इन कन्वीनियंस बट इन एडवर्सिटी, दूसरा ये आ गया भाई, कन्वीनियंस के टाइम पे तो सारे टाइम से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एडवर्सिटी में कौन कर रहा है वो टेस्ट आएगा, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड, नॉन निगोशिएबल है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अबाउट वैल्यूज लाइक आपका ऑनेस्टी, जस्टिस, फेयरनेस, उनमें कोई निगोशिएशन नहीं है, नॉन निगोशिएबल है। देन आप फिर ये बताओगे एक डायग्राम बना के कि जो इंटीग्रिटी होगी अगर ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिशियंस में, पब्लिक में, मतलब ऐसे एक डायग्राम इनपुट आउटपुट एथिक्स में कोई भी वैल्यू बना लो, मेरे को पता नहीं था मैंने बनाने का मॉडल आ सकता, मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया एकदम से कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट डायग्राम लग जाएगा, इसीलिए मैंने अभी बनाया ये। तो इसमें आप देखो अगर ये लोग इंटीग्रिटी से काम करेंगे तो क्या होएगा, कंसिस्टेंसी आएगी डिसीजन मेकिंग में, फिर रैंडमनेस नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग, रेसिस्टेंस टू करप्शन, करप्शन में रेसिस्टेंस होएगा, कम होएगा, एंड लास्ट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होंगे। ये थोड़े हाई वर्ड है जो सब लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो, तो ये डिफरेंट डायग्राम उसको लगेगा, वो सब बनाएंगे, तो ये आपने अलग से बना दिया इंटीग्रिटी का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पब्लिक ट्रस्ट, वो सब लिख सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी ये तो हो गया बेसिक्स इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आगे जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो करते हैं डिस्कस, कर लिया, पब्लिक पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स। ये देखो ये सारा में कर लिया हमने, अब ये देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। अब आपको थ्योरीज के थ्रू बताना है कि भाई कांट कहता है ड्यूटी है वो तो करना ही करना है हर एक केस में, तो डियोंटोलॉजी एथिक्स के कारण इंटीग्रिटी नॉन निगोशिएबल है, तो कांट ने क्या कहा था, हर एक मीन्स हर एक तरीका आपका इंटीग्रिटी से होना चाहिए, कांट का दे दो। फिर कुछ समझ गया, मैंने फिर बोला तुम्हें वर्चू एथिक्स लगा दो, कि वर्चू एथिक्स भी ये कहते थे गुड क्वालिटीज के बारे में, लिखा शायद है नहीं पता नहीं, पर वर्चू एथिक्स लग जाएगा यहाँ पे भी। थर्ड, नॉन निगोशिएबिलिटी ऑफ एथिक्स, फिर एग्जांपल दो, ठीक है, मंजूनाथ का एग्जांपल दे सकते हो जिन्होंने वहां पे आईओसीएल में क्या किया था, विसल ब्लोइंग की थी, ठीक है ना, was murdered for the stealing of petrol pump for adulteration, he stood firm on truth till end, तो अपनी लाइफ देख के भी इन्होंने किया है, तो ये तो इनके लिए तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, नॉन निगोशिएबल है, तो ऐसे एग्जांपल देने थे आपको यहाँ पे। कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट गेन, भाई ये कब हो पाएगा, जब आप मॉरली करोगे, हर काम को अपना करोगे, कांट का हो गया, नॉन निगोशिएबल मानोगे तब कर पाओगे इंटीग्रिटी हर टाइम पे, और कब कर पाओगे कमिट, जब आपका ध्यान किस पे रहेगा, पब्लिक सर्विस पे, नॉट प्राइवेट गेन्स पे, तो ये आप कंडीशन बता रहे हो कि कब कब आप ऐसे रहोगे, तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल या नॉन निगोशिएबल तरीके से आप इसको तभी तो एलोबरेट करोगे अपने आंसर्स को। फिर एक मॉरल करेज होना चाहिए, फियरलेसनेस होना चाहिए, जो डर गया वो तो कर ही नहीं पाएगा, एक मॉरल करेज भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे ई श्रीधरन का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, विर्च्यूज ओवर आउटकम, ठीक है, अगेन विर्च्यू एथिक्स लग जाएगा, ठीक है। फिर सत्येंद्र दुबे जो नाई के इंजीनियर थे, ई एक्सपोज करप्शन इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड वाज किल्ड फॉर इट, तो अपनी लाइफ को भी इन्होंने वो नहीं किया है ना, पर इन्होंने हमेशा इंटीग्रिटी को अपहोल्ड किया, तो ऐसे एग्जांपल देने थे और कुछ वैल्यूज लिखने थे। अब कई बच्चे केवल एग्जांपल देंगे, वो भी नहीं है, हमने जो वैल्यू डिस्कस की है, कांट वाला हो गया, ठीक है ना,
और आपका नॉन निगोशिएबिलिटी ऑफ एथिक्सल वैल्यू हो गया, वर्च्यू एथिक्स हो गया, कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट गेन हो गया। ये सब बातें पहले लिखनी है, फिर उसके अंदर एग्जाम्पल देना किसने ऐसा काम किया है, तब जाके वो आंसर आपका 10 में से 6 मार्क करके राउंड लेके आएगा आपको। ठीक है, चलो। अब ये थर्ड वाला वही है, इंटीग्रिटी वाला जो मैं कह रहा था ना आपको, तो ये आप कर लेना प्रैक्टिस। थर्ड भी वो है, फोर्थ भी इंटीग्रिटी का, सॉरी थर्ड भी और फोर्थ भी और फिफ्थ भी ये इंटीग्रिटी वाले हैं। तो इतनी थीम रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, सिक्स में डिफरेंसेस है, ये फैक्चुअल है सिक्स। हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन सीधा। सिक्स और सेवन्थ डिफरेंसेस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो पढ़ के आप कर सकते हो, उसमें डिस्कशन का इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं आपको, एक ट्रस्टवर्दीनेस, फोर्टिट्यूड अपने आप में वैल्यू है, तो इनके बारे में पढ़ लेना क्या होती है, क्योंकि अगली बार इनसे पूछ लेगा। ठीक है, एक दो या तो आप लिख लो। मैंने एक दो, आजकल मैं एक वो सीरीज देख रहा हूँ बाजीराव, एक सीरीज आ रही है मराठी, पर आप लोगों को नहीं देखनी, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, पर उसमें इतनी अच्छी है वो सीरीज ना। तो मैं ये देख रहा था कि जो कुछ वैल्यूज है वो पहले से चलती आ रही है, ऐसा नहीं है। तो बाजीराव ने उस टाइम पे ये बात कही थी कि भले ही हमारा जो हम मुगल से आजाद हो जाएं, लेकिन हम इंटरनली अभी भी वो रहेंगे, कॉलोनाइज रहेंगे। वो इंटरनली किस किस से, वो कह रहा था मैंने ट्रेडिशन से, जो पुराने ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है। तो वही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके पहले, मतलब ये बेसिक थीम रहती है, मतलब कोई सीरीज से हम सीख सकते हैं। मैंने उससे दो तीन पॉइंट निकाले, आप लिख सकते हो, या मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन बताने मेरे को टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन वो दो तीन बातें हैं जो क्योंकि डिफरेंस से याद आ गया मेरे को कि वो डिफरेंस पूछता है, जैसे लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंस पूछता है ना, वैसे डिफरेंस पूछ सकता है वो। डिसिप्लिन वर्सेस कंट्रोल। एक होता है डिसिप्लिन कि आप अपने आप कर रहे हो, डिसिप्लिन क्या इंटरनल है, कंट्रोल क्या एक्सटर्नल है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। तो डिफरेंस आ सकता है डिसिप्लिन वर्सेस कंट्रोल में। ठीक है, दूसरा आ सकता है डिफरेंस आपका डिग्निटी वर्सेस कंपल्शन में। तो उसने जो वर्ड यूज किया था मर्यादा और मजबूरी। ठीक है, तो मर्यादा होती है डिग्निटी, मजबूरी होती है कंपल्शन। तो डिग्निटी और कंपल्शन में आ सकता है डिफरेंस। और थर्ड आपका आ सकता है घमंड और गर्व में। ठीक है, तो मान लो ओवर कॉन्फिडेंस और प्राउड में आ सकता है। ठीक है, घमंड और गर्व, ये तीन आपको डिफरेंशिएट करने हैं। हाँ, मतलब वो इस तरह के घमंड और गर्व, मतलब आप किसी प्राउड हो, तो एक पॉजिटिव सेंस है, एक नेगेटिव सेंस है। इसमें हमें तीन चार पॉइंट लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन आए हुए ना पहले वाले चार पॉइंट, ये पॉइंट डिफरेंशिएट करवा लेते हैं। पहले पूछा हुआ लॉ और एथिक्स में, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में, ये ऐसे डिफरेंस पूछते हैं। अब वो मैं वो सीरीज देख रहा था, ध्यान सारा वही जाता है कि पेपर में कहाँ यूज हो सकती है। ठीक है ना, तो मैंने नोट कर ली था उस टाइम पे, मैंने सोचा क्वेश्चन बनाऊंगा, पर लगता नहीं टाइम पर, तो एक बार देख लेना इसको। पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, दो तीन वैल्यूज पूछ रखी होती, तो आप बता दो ये दोनों है ना, इन पब्लिक सर्विस ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियल बट फाउंडेशनल वैल्यूज हैं दैट सस्टेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशन लेजिटिमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। दो तीन वर्ड याद करके रखो, वो इंट्रोडक्शन में डाल देना, इनसे ये होगा, लगभग सभी से वही चीज होती है। ठीक है, फिर हर एक को भी इंडिविजुअली करना है आपको डिफाइन। अब इसमें वो जो कीवर्ड्स है वो यूज करने थे, पहले आप ट्रस्ट वर्दीनेस को डिफाइन करोगे, फिर आप करोगे फोर्टिट्यूड को, और फिर उनसे कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी, वो एग्जांपल के थ्रू बताना था। ट्रस्टवर्दीनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिपेंडेबल, किसी से आप ट्रस्ट कर रहे हो तो मतलब बंदा क्या डिपेंडेबल है, तो ये वर्ड यूज करने थे। डिपेंडेबल, ऑनेस्ट है वो, और कंसिस्टेंट इन एक्शन, अर्निंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ सिटीजन एंड कलीग्स। तो उसके सिटीजन भी और कलीग्स भी उसके सारे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वर्क कल्चर भी इंप्रूव होगा। तो वर्क कल्चर का भी डाल सकते थे यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन, क्योंकि देखो जब डेफिनेशन क्लियर होती है ना, तभी आप उस पर आंसर एग्जाम्पल लिख सकते, इसलिए मैं डेफिनेशन कहता हूँ अच्छे से याद कर लो। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जहाँ पे डिपेंडेबल थे ऑफिसर, ठीक है, ऑनेस्ट था, कंसिस्टेंट था अपने एक्शन, वो नीचे आ जाएगी। कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग, ऑफिसर फॉलो रूल्स इम्पार्शियली इवन अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था, है ना, इंटीग्रिटी जिसमें होगी, तो वो एग्जाम्पल सारे आ जाएंगे यहाँ पे। विनोद राय, फॉर्मर सीएजी एक्सपोज टू जी स्कैम, इस तरीके से। ऑनरिंग पब्लिक कमिटमेंट, ठीक है, डिलीवरिंग प्रॉमिस स्कीम्स एंड सर्विस ऑन टाइम, फोस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिकल कम्युनिकेशन।
तो जो ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट ट्रस्टवर्दी होगा तो वही ऑनेस्ट होगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन रखेगा, ब्रीच ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तीन उसके हो गए। अब आओ फोर्टिट्यूड पे। फोर्टिट्यूड इज अ मॉरल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, कि फोर्टिट्यूड में हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ है, पर अब आपको वर्ड करना है एथिक्स वाली यूज, इट इज अ मॉरल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, ये डालने दे। फोर्टिट्यूड इज मॉरल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ टू एंड्योर, किस चीज के लिए, हार्डशिप, कितने भी हार्डशिप है उसको एंड्योर करना है, एंड्योर हार्डशिप, रेसिस्ट अनएथिकल इन्फ्लुएंसेस, और भी आपके पास अनएथिकल इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में सीधा यूज करना है, ये अनएथिकल इन्फ्लुएंसेस ऐसे, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स मस्ट रेसिस्ट अनएथिकल इन्फ्लुएंसेस एंड परसिस्ट इन राइटियस एक्शन डिस्पाइट, ठीक है, और फिर भी अपने सही डायरेक्शन में चलना है डिस्पाइट फियर, टेम्पटेशन एंड एडवर्सिटी। तो दो तीन तरीके से होता है करप्शन, फियर या डरा के हुए आप काम कर लेगा, फियर होगा, दूसरा क्या होगा आपका टेम्पटेशन होगा, कोई लालच होगा, और थर्ड होगा सिचुएशन इतनी एडवर्स होगी आपको फंसा दे, एडवर्सिटी। इसलिए मैं जब केस स्टडी कराऊंगा तो मैं आपको तीन कराऊंगा, एक तो आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक होता है ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, और थर्ड एडवर्सिटी क्वेश्चन, एक क्यू कि एडवर्स सिचुएशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, यही से आएगा वो एडवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। सोशल भी कर देंगे तेरे, चार हो गए, ठीक है, चार क्वेश्चन। पर डिसीजन मेकिंग के लिए एडवर्सिटी की, वहां पे तो एडवर्सिटी आती है कई बार, तो एडवर्सिटी क्वेश्चन भी आपको देखना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इन पब्लिक सर्विस इनका कैसे होगा, अब जो पब्लिक सर्वेंट फोर्टिट्यूड करेगा तो वो करप्शन में रेसिस्ट करेगा, रेसिस्टिंग करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि वो तो हार्डशिप को एंडोर कर लेगा उस तरीके से, उन्हीं से डेफिनेशन से सारा आपका एक जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस लीडरशिप, ठीक है। एंड लास्ट इज द विसल ब्लोइंग ऑन इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग डूइंग, क्योंकि वो गलत को सहन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो विसल ब्लोइंग एंड इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग डूइंग पे हो जाएगा। संजीव चतुर्वेदी आईएफएस ऑफिसर फेस्ड रिटेलिएशन फॉर एक्सपोजिंग ग्राफ्ट इन एम्स बट परसिस्टेड थ्रू लीगल मींस। तो ये आपको मैंने एग्जांपल और तरीका बता दिया कैसे वैल्यूज वाले क्वेश्चन को एड्रेस करना है। उन वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करो और उनसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फायदा होगा, किन किन जगह पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा वो बता दो और उनके एग्जांपल दो, ये तरीका होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो अपने आप आंसर लिख लोगे एथिक्स का। फिर ये कॉमन है कि ट्रस्टवर्दीनेस और फोर्टिट्यूड अगर होगा दोनों, फिर कंसिस्टेंसी है ना, रिड्यूसिंग करप्शन, ऊपर वालों में से तीन चार बातें लिख देना। तो एक डायग्राम हमने वो बनाया था, एक ये प्लस माइनस वाला हो गया, तो दो तीन टाइप के डायग्राम आपके अलग अलग आ गए आपके पास, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, why should impartiality and non partisanship be considered as foundational value in public services, ठीक है, स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो थीम लगभग वही है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, उसी तरीके से आंसर स्ट्रक्चर होगा, बस डेफिनेशन और एग्जांपल बदल जाएंगे। तो उसी को जो गलती पिछले क्वेश्चन में की थी इस बार इसको रेक्टिफाई करो। पहले अगेन अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा ना, कि पहले हम इम्पार्शलिटी को डिफाइन करेंगे कि इम्पार्शलिटी क्या है, ट्रीटिंग ऑल पार्टीज इक्वली विदाउट बायस एंड फेवरेटिज्म। फिर आप नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है, वो पॉलिटिकल टर्म्स में होता है, रिमेनिंग न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड आइडियोलॉजी। तो ये दोनों डिफाइन कर दिया आपने। फिर आप बताओगे सिविल सर्विस में कहाँ पे काम आएंगी या फाउंडेशन वैल्यू कैसे है, तो इट एंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी, ठीक है। इसमें मैंने एक दो पॉइंट लिखे हैं, पब्लिक सर्वेंट्स मतलब कि दे शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, है ना, ऑल सिटीजन इक्वली। रॉल्स की थ्योरी थी जस्टिस की, वो कहती है फेयरनेस रिक्वायर्स द डिसीजन मेकर ऑपरेट बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला यूज करना है ना। तो उसको ये मतलब नहीं है, तो आप उसको मानो, वेल ऑफ इग्नोरेंस यही कहता था कि आप अपना स्टेटस मत देखो, ठीक है, उसके आप इग्नोरेंस एक वेल उसके पीछे हो, आप नॉर्मल सिटीजन हो, आप उस सिचुएशन में तब आप कैसी पॉलिसी बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कास्ट है क्लास है, उसको मत देख के आप, दैट इज अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, सबके लिए इक्विटेबल उस तरह की पॉलिसी बनाओ कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हो, आप उस सिचुएशन में हो, तो आप कैसी पॉलिसी बनाते हैं, दैट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस विदाउट बायस आपको बनानी है, कोई बायस नहीं रखना आपको, ठीक है। तो ये होएगा। सेकंड, इट प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो नेक्स्ट, इट सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो ब्यूरोक्रेट्स
दे आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी अपेल्ड होगी आपकी। लास्ट इज द प्रमोट सोशल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि जब नॉन पार्टीशनशिप या न्यूट्रलिटी होती है तो न्यूट्रलिटी प्रिवेंट्स कम्युनल, कास्ट एंड रीजनल बाइसेस, तो बाइसेस अवॉइड होते हैं, तो फिर आपके इंटीग्रेशन में नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रमोट सोशल हार्मनी। फिर लास्ट में आपको दोनों वही बताना था कंक्लूजन में कि दोनों ही जरूरी है ना होलिस्टिक उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे। What does the following quotation means to you in the present context? Anger and intolerance are the enemies of correct understanding. महात्मा गांधी। ये दो क्वेश्चन कोटेशन के हैं, कर लो इसको भी। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। एंगर एंड इंटॉलरेंस करते क्या है? दे डिमिनिशेस द एबिलिटी टू परसीव फैक्ट रैशनली। ठीक है, तो हम रैशनली सोच नहीं पाते आइडिया को, क्योंकि हमारा इमोशंस अलग ही चल रहे होते हैं। एंड मेक एथिकल जजमेंट्स, ये इंपैक्ट होता है। ठीक है, दे डिमिनिशेस द एबिलिटी टू परसीव द फैक्ट रैशनली एंड मेक एथिकल जजमेंट्स। फिर इन्हीं को आप एलोबरेट करोगे कैसे कि एंगर क्लाउड रैशनैलिटी एंड डिस्टॉर्ट द ट्रूथ। जब हम गुस्से में होते हैं हम तो सुनते ही नहीं है किसी की, या उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे हम। जैसे अकलक के केस में हुआ था, मॉब लिंचिंग हुई थी अकलक की यूपी में। ठीक है, ओवर परसीव्ड, एक परसीव्ड था कि इसने काऊ को लिंच किया है उस हिसाब से, ओवर परसीव्ड काऊ स्मगलिंग। पर वहां पे हेट क्या चल रही थी या एंगर की गुस्सा किस बात का था? कम्युनलिज्म का। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग ऑफ अकलक इन यूपी ड्रिवन बाय कम्युनल रेज। ठीक है ना, इग्नोर द ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस को गुस्से में या फिर ट्रुथ में, ट्रुथ को उन्होंने इग्नोर किया और उसकी फिर मॉब लिंचिंग होगी। देन इनटॉलरेंस अंडरमाइन प्लूरलिज्म एंड सोशल कोहेशन। जब इनटॉलरेंस होगी तो हम प्लूरलिस्टिक बाकी आइडियाज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे इंटरफेथ मैरिज हो गया, डिबेट्स अराउंड इंटरफेथ मैरिज हो गया, इन सबको लेके तो कहीं ना कहीं वो सोशल कोहेशन नहीं हो पाएगा, प्लूरलिज्म नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर आप और लिख सकते हो कि एंगर लीड्स टू अनएथिकल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नेंस और इंटॉलरेंस इन सोशल मीडिया। ठीक है, इट लीड्स टू द मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन, अलग अलग पोलराइज हो जाता है ग्रुप्स को। फिर आप बताओगे कि कैसे करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, या अदर साइड दे सकते हो, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर एम्पैथी एंड पेशेंस। फिर उसके एग्जांपल दो कि जो नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ था तो उसके लिए हमने क्या किया था, कंसल्टेशन किया, डिबेट किया, डिस्कशन किया, रादर देन कोरेसिव एक्शन। तो रिजोल्यूशन ऑफ नागा पीस टॉक रिक्वायर्ड एम्पैथेटिक निगोशिएशंस नॉट कोरेसिव फोर्स। तो ये आपने उसका काउंटर साइड दे दिया। लास्ट से मैंने कुछ और चीजें दे रखी है, वो आप टेबल में देख लेना मॉडल आंसर में, कि और भी देयर आर अदर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। एक तो एंगर और वो तो है ही इंटॉलरेंस, उसके अलावा प्रीजुडाइसिस, बाइसेस, ईगो, इग्नोरेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रुप थिंकिंग। तो ये मैंने लास्ट में लिख रखा है, एक वो भी बना सकते हो। इसके अलावा भी दीज आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो कई बार ऐसे करना होता है, आपको जो एलोबरेशन है वो देना होता है कि कैसे ये अनएथिकल डिसीजन लेके आएगा और एथिकल डिसीजन के लिए क्या चीज आप कर सकते हो, तो वो अदर साइड दे सकते हो अपने पॉइंट्स में। और इनके अलावा भी और कोई वैल्यूज हैं, जैसे फाउंडेशनल वैल्यूज में कि हाँ इनके अलावा भी और फाउंडेशन वैल्यूज हैं, है ना, और जैसे इसके अलावा भी और कैसे दैट आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी तो अदर साइड ऐसे भी आप दे सकते हो अपने आंसर्स में लास्ट में। चलो एक और कर लेते हैं, ये वाला 14th। Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. मतलब मेन काम को छोड़ के बाकी पेरिफेरी पे ध्यान लगा रहे हैं तो क्या इट विल लीड टू ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, ये बताना है। क्रिटिकली इवेलुएट स्टार्ट। कुछ आप कोर्ट से भी स्टार्ट करते हो, कई बार किसी उससे रिलेटेड अगर कोर्ट हो तो द सेंस ऑफ विजडम इज नोइंग बट टू ओवरलुक। ये नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना वही पता है, सेम कंटेंट में यूपीएससी भी है, क्या आप नहीं पढ़ना है वही पता होना चाहिए, ये नहीं बस पढ़ना पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये कोर्ट यहाँ भी वही विजडम है अपने आप में, क्या बट टू लीव, है ना।
Wisdom can be defined as ability to make sensible decisions and judgments because of your knowledge or experience. तो अपने knowledge या experience से एक sensible decision आप बनाते हो, that is a wisdom. तो ऐसी जब कोई term आए तो define कर सकते हो आप उसको ना introduction में. Wisdom in administration is not about doing everything. ये नहीं वही ठीक है. It's but knowing what really matters. उस क्या चीज करनी चाहिए सच्ची में जो आउटकम है ना. तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट वर्सेस आउटकम, प्रोसेस वर्सेस पर्पस. ये ऐसे वर्ड्स यूज करने थे आपको. ये पर्पस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे करना है, आउटकम पे करना है, आउटपुट पे करना है. तो आप पहले बताओगे पर्पस पे करना है, प्रोसेस भी फिर क्योंकि लिखा क्रिटिकली इवैल्यूएट तो बाद में बताओगे कि प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और ज्यादा पावर भी एथिक्स का पेपर है, हम ज्यादा एम्फेसिस पे करेंगे पर्पस पे. तो ये डिबेट चलेगा कि एक कोर में चीज है उसकी मेन और एक पेरिफेरी वाली है. तो पेरिफेरी वाली करनी है, कोर वाली करनी है. तो पहले कोर वाली करनी है और क्रिटिकल इवैल्यूएट बताना कि पेरिफेरी भी इंपॉर्टेंट है फॉर गिविंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर. ऐसे कंक्लूड करना है. दोनों साइड लिखनी थी, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस कोर पे करना है. Bureaucracy often gets entangled in the procedural formalities, data collection, ठीक है, लो इम्पैक्ट while neglecting citizen centric outcomes. तो वही हो गया, ये सब तो आउटपुट वाला पार्ट हो गया और ये आउटकम वाला हो गया. This leads to the ineffective governance. इससे हो गया क्या, ineffective governance होगी, वेस्ट होगा पब्लिक रिसोर्स एंड इरोजन ऑफ ट्रस्ट. फोकसिंग ऑन पेरिफेरी अंडरमाइन गुड गवर्नेंस. कैसे करता है वो देखो. जब आप पेरिफेरी पे करते हो, ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हो, तो फिर डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है. तो इसमें फिर आप एग्जांपल दोगे, डिजास्टर के टाइम पे आपने पूरी हायरार्की फॉलो की, तो उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया था फ्लड, उसमें स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था, तो मेन टाइम पे आप रेस्क्यू नहीं करा पाए, तो पर्पस ही डिफीट हो गया फिर उसका डिजास्टर मैनेजमेंट का. इम्पैक्ट ऑन जस्टिस एंड इक्विटी. द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस लाई इन द फेयरनेस, एफिशिएंसी एंड रिस्पांसिवनेस. जब ज्यादा हम प्रोसेस में या कोर या पेरिफेरी चीज में इन्वॉल्व जाते हैं, तो हमारा वो रिस्पॉन्सिवनेस डिले हो जाता है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है, फुलफिलिंग कर रहा है, रादर देन विजिट कर रहा है कि क्या पे क्या दिक्कत है आंगनबाड़ी में, वो नहीं कर रहा है, बस अपनी रिपोर्ट को डेटा वेटा मेजर कर रहा है. तो वो पेरिफेरी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, हालांकि वो भी करना है, लेकिन कोर को ज्यादा कर रहा है. उसकी प्रॉब्लम क्या है रियल टाइम. अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर फोकसिंग ऑन फाइलिंग क्वार्टरली रिपोर्ट्स रादर देन इंस्पेक्टिंग आंगनबाड़ी सेंटर कैन कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड न्यूट्रिशन आउटकम. तो फिर आउटकम ऐसे आपको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन देखो इसका. ब्यूरोक्रेसी इज ऑफन रूल बाउंड एंड टास्क हैवी. दिस लीड्स ऑफिसर टू फोकस मोर ऑन प्रोसेस देन द पर्पस. तो प्रोसेस पे ज्यादा फोकस हो जाता है, यानी कि पेरिफेरी पे ज्यादा है, कोर पर्पस आप भूल गए. जैसे मनरेगा के टाइम पे एक जो ऑफिसर है, वो क्या ज्यादा कर रहा है, जियो टैगिंग पे कर रहा है, अटेंडेंस पे फोकस कर रहा है रादर देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. तो उस पर फोकस नहीं. तो किसको फोकस करना है वो देखना है. इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, पुअर यूटिलाइजेशन एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. साइकोलॉजिकल डायमेंशन देखो आप. प्राय अधिकतर लोग क्या काम करते हैं, जो इजीली दिखता है, मेजरेबल हो गया, या जिसमें डेटा एंट्री करनी है, रादर देन जो डिफिकल्ट काम होगा. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल भी प्रायोरिटाइजिंग बट इज इजी टू असेस और मेजर. एग्जांपल डेटा एंट्री एंड रिपोर्ट्स. और अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, जैसे लैंड एनक्रोचमेंट है, जो कंट्रोवर्शियल है वहां पे लोग अवॉइड ही करेंगे उस चीज, जबकि वो मेन है, कोर है. ठीक है, the officer usually they choose the path of least resistance, जो पेरिफेरी पे काम करते हैं. फिर इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि कुछ ऐसे ऑफिसर मान लो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, केवल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पे. कंस्ट्रक्शन होगी ठीक है, ओके, इस गांव पूरे सारे, रादर देन वेरीफाइंग द यूसेज या बिहेवियरल चेंज, तो वो और होगा. ऐसे आपको अलग अलग डायमेंशन से एग्जांपल देने थे. ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन में देखो आप. misplaced priorities result in the resource misallocation and poor return on the investment in public program. तो अगेन ये अर्बन स्लम रिहेबिलिटेशन में ब्यूरोक्रेटिक एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स ऑफन डिले द हाउसिंग एलोकेशन, डिफिकल्टिंग द इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ क्विक सेट डिलीवरी. अब वो रिहेबिलिटेशन होना है, पर वो सारा प्रोसेस इतना लंबा हो गया, तो रिहेबिलिटेशन इतने टाइम में तो लोग परेशान हो जाएंगे. तो ये डिले भी नहीं करना है उस चीज को. ठीक है, फिर सोशल डायमेंशन देखना कि वनरेबल सेक्शन को पहले प्रायोरिटी देनी है, उस चीज को देखना है आपको. फिर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन दूसरी साइड भी आप बताओगे कि भाई ये भी जरूरी है ना, ताकि पूरा पीपल सेंट्रिक सारा रहे और इस तरीके से. एंड लास्ट में ये भी अच्छा है, एन एडमिनिस्ट्रेटर्स इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द अर्जेंट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट. अर्जेंट को पहले देख लो, अर्जेंट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट और द सिंबॉलिक फ्रॉम द सब्सटेंशियल. तो वो जो मेजर करे डेटा, वो सब क्या है, सिंबॉलिक है, जबकि हमें क्या चाहिए, सब्सटेंशियल चाहिए. लीड्स टू द ट्रावेसिटी ऑफ जस्टिस एंड फेलियर इन सर्विस डिलीवरी. क्वेश्चन ही बन सकता है फिर कभी इसी, ठीक है ना. तो इसी से अगली थीम का क्वेश्चन ये बन जाएगा, एन एडमिनिस्ट्रेटर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द अर्जेंट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट और द सिंबॉलिक फ्रॉम द सब्सटेंशियल
मे लीड टू ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस एंड फेलियर इन सर्विस डिलीवरी डिस्कस, या कमेंट आ जाएगा इसके ऊपर कुछ, तो ये आप कंक्लूड डाल दो इसको। ठीक है, आज इतना ही करते हैं एथिक्स से, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। कल हम करेंगे सोशल जस्टिस का टेस्ट 3।